बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के बुक में से चैप्टर सेल ऑर्गेनाइजेशन में हम सेल वॉल को डिटेल और कम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे, स्पेशली एमडीकेट या नेशनल एमडीकेट के लिए। हमारा कोर्स का जो हिस्सा है सेल वॉल, वो हम प्लांट सेल वॉल ही है और हम प्लांट सेल वॉल को ही डिस्कस करेंगे। सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में हम प्लांट सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। अगले आने वाले चैप्टरों में हम प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो कि बैक्टीरिया का सेल वॉल होगा उसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम प्लांट सेल वॉल को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, उसके बाद इसकी कंपोजिशन की तरफ जाएंगे और फिर इसके 3 पार्ट्स हैं उसी को पढ़ेंगे और लास्ट में हमारे कोर्स में जो इसके फंक्शंस है उसी को ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम इसके डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। डिस्कवर्ड बाय हुक इन 1667 में रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल को कॉर्क सेल्स में सबसे पहले डिस्कवर किया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कॉर्क सेल्स की स्टडी कर रहे थे तो उसी से सेल वॉल को डिस्कवर किया। अगला जो पॉइंट, सेल वॉल प्लांट सेल के केस में ये आउटर मोस्ट होते हैं। आउटर मोस्ट इन प्लांट सेल्स, चूंकि प्लांट सेल्स में ही सेल वॉल पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स के केस में सेल वॉल मौजूद ही नहीं है। तो एनिमल सेल के केस में आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल के केस में आफ्टर मोस्ट जो बाउंड्री होती है वो सेल वॉल ही होते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि सेल वॉल नॉन लिविंग थिंग है। इसके लिए न्यूट्रिएंट्स और गैसेस, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी कोई ज़रूरत, फूड की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब ये नॉन लिविंग है क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर है और एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, ये सारे नॉन लिविंग थिंग हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आता है और एक्स्ट्रा सेलुलर जितने भी मटेरियल है वो नॉन लिविंग होती है। वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, एज अ सपोर्ट होती हैं। तो इसके लिए किसी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती, नॉन लिविंग पार्ट होती हैं। यही सेल वॉल सेल के अंदर ही सेल खुद बनाता है और फिर आउटसाइड को ट्रांसपोर्ट कर देता है। ये सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर ही ये बनता है और जो ऑर्गेनली होती है वो जो इसमें इन्वॉल्व होती है वो है गोल्जी अपरेटस। अब इसी गोल्जी अपरेटस को प्लांट सेल के केस में गोल्जी अपरेटस को डिक्टियोसोम भी कहते हैं, याद रखना। हो सकता है यही आपके टेस्ट में या आ जाए, तो इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं। हम आगे भी पढ़ेंगे इसको। तो प्लांट सेल के केस में इस गोल्जी अपरेटस को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। सेल वॉल एज अ प्रोटेक्शन, जैसा मैंने बताया, एज अ प्रोटेक्शन होता है। तो इसकी कोई ख़ास एक्यूरेट थिकनेस नहीं होती या इसके साइज़ नहीं होते। तो ये वरीज इन साइज़, इसके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। डिफरेंट सेल में इसके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। इसके पार्ट्स होते हैं, बाद में सेकेंडरी सेल वॉल होते हैं, बाद में नहीं होते, बाद में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है। तो अब इसकी कंपोजिशन की तरफ आएंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट होती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम प्लांट के बारे में ही पढ़ेंगे, तो बाकी ऑर्गेनिज्म की सिर्फ हम मेनली जो कंपोजिशन है उसी को पढ़ेंगे। यहाँ से इसको कट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेल्स
और यहाँ पे इसकी कंपोजिशन। पहला जो हम पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल वो हम बैक्टीरिया का सेल लेंगे। बैक्टीरिया चूँकि एक प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट में मैं एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि कंपोजिशन ये इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये सेल वॉल जो मेनली जो कंपोनेंट्स है वही को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बैक्टीरिया में सेल वॉल जो बनाया गया है या जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो मेनली कंपोज्ड ऑफ वो पेप्टाइडोग्लाइकन इसी पेप्टाइडोग्लाइकन को याद रखना, इसको म्यूवरीन भी कहते हैं, कंफ्यूज ना होना, इसको म्यूवरीन भी कहते हैं। तो अगर टेस्ट में आ जाए पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूवरीन लिखा गया हो तो दोनों एक ही चीज़ हैं। बैक्टीरिया के केस में ये पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है, और भी चीज़ें होती हैं, लिपिड्स होती है और भी कंपोनेंट्स होती है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है। प्लांट्स के केस में मेनली जो कंपोनेंट होता है वो सेलुलोज होता है। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड होता है। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। और यहाँ पे याद रखना एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये प्लांट्स में सेलुलोज फैब्रिल्स की शक्ल में होते हैं, दागों की शक्ल में होते हैं, और ऐसा क्रिस क्रॉस मैनर में ये पाए जाते हैं, इस तरह पाए जाते हैं। और ये आपस में क्रिस क्रॉस की तरह इस तरह पाए जाते हैं। मैं अगर बता दूं फॉर एग्जांपल इस तरह होते हैं। और जो आपस में ये जो अटैच होते हैं इसके दरमियान यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए ये अटैच होते हैं, क्रिस क्रॉस के मैनर में होते हैं। ये सेल को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथन करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो फंजाई में जो है, फंजाई में या हम अगर कहें तो फंगल सेल में सेल वॉल की जो कंपोजिशन है मेनली जो चीज़ है वो काइटिन मौजूद होता है। काइटिन भी क्या है? काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड ही है। और अगला जो है हम एलजी को पढ़ेंगे। एलजी अच्छा, एलजी में सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो सेलुलोज है, सेलुलोज ही है। और अगला फंजाई लाइक प्रोटिस्ट को अगर हम पढ़े, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में भी सेल वॉल होते हैं। और उसकी कंपोजिशन क्या होती है? उसकी कंपोजिशन वो भी सेलुलोज से ही बने हुए होते हैं। और यहाँ पे ये जो सेलुलोज हैं ये भी क्रिस क्रॉस के मैनर में होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए ये बंधे हुए होते हैं। बोर्ड को मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब सेल वॉल के पार्ट्स की जानिब जाएंगे। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? इसके यूजुअली 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर पहला अगर मैं लिख लूँ तो वो मिडल लैमेला है। नंबर पहला मिडल लैमेला। नंबर दूसरा जो है वो प्राइमरी सेल वॉल होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, इसको हम ट्रू सेल वॉल भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल। किसी भी प्लांट के किसी भी सेल में ये हर हाल में मौजूद होता है, ये प्रेजेंट ऑल द टाइम, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ये उसी में पाए जाते हैं। मिडल लैमेला और प्राइमरी सेल वॉल सब में मौजूद होता है। अब एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। पहले हम जो अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखना कि फॉर्मेशन के बेस पे अगर हम देख ले तो सबसे पहले ये मिडल लैमेला बनता है,
उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद लास्ट में सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। ये ऑर्डर भी आपको याद रखना चाहिए कि पहला क्या बनता है, दूसरा और तीसरा। और सबसे आउटरमोस्ट जो है, एक और चीज़ याद रखना, सबसे आउटरमोस्ट जो आता है वो मिडल लेमेला होता है, उसके बाद मिडल लेमेला, उसके बाद फिर प्राइमरी सेल वॉल होता है, उसके बाद फिर सेकेंडरी सेल वॉल होता है। स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर आप देख सकते हैं उस पिक्चर को, कि सबसे जो आफ्टरमोस्ट होते हैं, जो सेल्स के दरमियान होते हैं, आप देख लेना सेल्स के दरमियान जो है वो मिडल लेमेला है, वो जो ऊपर नज़र आ रहा है, और नीचे फिर जो सेकेंडरी सेल वॉल, जो सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लेमेला के दरमियान है वो है प्राइमरी सेल वॉल, और जो सेकेंडरी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान है, आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम मिडल लेमेला को एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे, मिडल लेमेला को पढ़ेंगे। मिडल लेमेला, अब पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर्म्ड फर्स्ट, सबसे पहले यही बनते हैं, और फिर यही इसकी एक्सोसाइटोसिस होती है, सबसे पहले यही होती है, यही बनती है। और दूसरा पॉइंट याद रखना कि ये बिटवीन द सेल्स ये पाए जाते हैं, सेल्स के दरमियान ये पाया जाता है। अब इसका काम क्या है, सेल्स को इसका काम है हेल्प इन ज्वाइनिंग द सेल्स, या सेल्स को इस तरह अटैच रखते हैं, ये ग्लू का काम करते हैं, बिल्कुल ग्लू की तरह होते हैं, सेल्स के दरमियान होते हैं, सेल्स को अलग नहीं होने देते, सेल्स के दरमियान होते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि सीमेंटिंग का काम करता है, मतलब इंटू के दरमियान जो सीमेंट होता है तो इंटू को अटैच रखते हैं एक दूसरे से, मतलब अलग नहीं होने देता। ये बिल्कुल सीमेंट की तरह काम करता है, इसका काम ग्लू की तरह है। अब इसकी जो कंपोजिशन है ये जेल की तरह होता है, स्टिकी जेल या ग्लू इसकी तरह होता है। और इसकी जो कंपोजिशन है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट इसमें पाए जाते हैं। और इसकी जो थिकनेस है, ये थिकनेस में छोटा है, 1 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है। ये हो गया मिडल लेमेला। अब हम जाएंगे प्राइमरी सेल वॉल की जानिब। प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल को याद रखना हम ट्रू सेल वॉल भी कहते हैं। ट्रू सेल वॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ट्रू सेल वॉल, क्योंकि ये सारे के सारे सेल्स में ये पाया जाता है, ज़रूर पाया जाता है, सारे के सारे सेल्स में यही पाया जाता है। अब प्राइमरी सेल वॉल जो है ये अगर हम देख ले तो ये फॉर्म्ड सेकेंड, या मतलब मिडल लेमेला के बाद फिर इसकी फॉर्मेशन होती है। आफ्टर मिडल लेमेला प्राइमरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड। ट्रू सेल वॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि सब में पाया जाता है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, ये इसमें मौजूद होता है, इसकी जो मेन जो कंपोजिशन है वो है सेलुलोज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और ये सेलुलोज किसकी शक्ल में मौजूद होता है, ये सेलुलोज फाइब्रिल की शक्ल में होते हैं, फाइब्रिल्स की शक्ल में होते हैं और क्रिस क्रॉस मैनर में होते हैं, पाए जाते हैं इस तरह, ताकि क्रिस क्रॉस मैनर और ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है सेल को। सेलुलोज होता है, इसके साथ ही हेमी सेलुलोज भी होते हैं, इसकी कंपोजिशन में हेमी सेलुलोज भी होता है, और पैक्टिन। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना, ज़रूर याद रखना। और इसमें पैक्टिन मौजूद होता है। एक ट्रिक अगर मैं बता दूं, चूँकि ये प्राइमरी सेल वॉल है तो इस पी से याद रखना कि प्राइमरी सेल वॉल में पैक्टिन पाया जाता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगले सेकेंडरी सेल वॉल को हमने पढ़ना है, उसमें लिग्निन पाया जाता है। तो प्राइमरी सेल वॉल में
पेक्टिन मौजूद होता है। इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस 1 to 3 माइक्रोमीटर है। ये प्राइमरी सेल वॉल एक्सपेंडेबल भी है, एक्सपेंड हो सकता है, सेल छोटा बड़ा भी हो सकता है, एक्सपेंडेबल है। और दूसरा चीज़ ये इलास्टिक है। अगर प्राइमरी सेल वॉल सिर्फ हो तो इससे डिफ्यूजन होता है, वाटर या वाटर डिजॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल के अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है। तो इसके ट्रू सेल वॉल या प्राइमरी सेल वॉल की मौजूदगी में सेल की डेथ नहीं होती, सेल जिंदा रहता है और इससे चीज़ें डिफ्यूज़ होते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल चूँकि थिक होता है और उससे ये डिफ्यूजन नहीं होती। अगला जो हम पढ़ेंगे वो हम सेकेंडरी सेल वॉल को ही पढ़ेंगे। सेकेंडरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म्ड एट द लास्ट, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्म्ड एट लास्ट, सबसे आखिर में फिर ये बनता है। इसके मौजूदगी में सेल्स की डेथ होती है, सेल डाइज। अब ये चूंकि बहुत ही थिक होते हैं और रिजिड होते हैं, इसकी जो न्यूट्रिएंट्स या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसकी डिफ्यूजन नहीं होती, तो सेल मर जाता है। और ये उस सेल्स में पाया जाता है जो सपोर्ट देता है प्लांट्स को। ये पाए जाते हैं यहाँ पे, अगर मैं लिख लूँ तो ये रेड कलर से मैं लिख लूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यूज़ में होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में मौजूद होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में ये मौजूद होते हैं। ये रिजिड एंड हार्ड, रिजिड होते हैं और हार्ड होते हैं। इसकी कंपोजिशन को अगर हम देख लें, मेन जो कंपोजिशन है जैसा कि मैंने पहले भी बताया वो है सेलुलोज होती है, क्रिस क्रॉस मैनर में फाइब्रिल्स की शक्ल में होते हैं। इसी के साथ हेमीसेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज पाया जाता है, और इसके साथ लिग्निन भी होती है, लिग्निन पाया जाता है। इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस इसकी ज़्यादा है, 5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होती है। इसकी थिकनेस और इसकी रिजिडनेस की वजह से सेल मर जाता है। किस में पाया जाता है? ये स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यूज़ में पाया जाता है। ये बाज़ में होते हैं, बाज़ में नहीं होते। स्क्रीन पर आप पिक्चर देख सकते हैं कि आफ्टरमोस्ट जो है सेल के, मतलब आफ्टरमोस्ट जो है सबसे पहले मिडल में मिला है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल है, और प्राइमरी सेल वॉल के बाद आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल की थिकनेस भी आप चेक कर लीजिए, उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, बाकियों की नस्बत सेकेंडरी सेल वॉल ज़्यादा थिक होता है। इसी वजह से वो सेल की डेथ होती है, वो सेल मर जाते हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो सेल वॉल के फंक्शंस पढ़ेंगे, जो कि हमारे कोर्स में है। फंक्शंस, कुछ फंक्शंस हैं हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है सेल को, मैकेनिकल सपोर्ट। इसी वजह से सेल वॉल को प्लांट्स स्केलेटन कहते हैं,
क्योंकि ये सपोर्ट देते हैं, एज अ सपोर्ट होता है, नॉन लिविंग है, सपोर्ट देता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट डेफिनेट शेप सेल को देता है। सेल की एक मखसूस शक्ल आती है, आप कह सकते हैं कि ये इस शक्ल की, इस सेल की शक्ल ओवल है, ये स्क्वायर है फॉर एग्जांपल। अब एनिमल के केस में ये नहीं होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, एनिमल सेल हैव नो डेफिनेट शेप। एनिमल सेल के डेफिनेट शेप नहीं होती, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती और आउटरमोस्ट जो बाउंड्री होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन इस तरह थिक और रिजिड नहीं होते, तो रिजिडनेस और थिकनेस की वजह से ये सेल को एक मखसूस शक्ल दे देती है। अगला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे, ये प्रोटेक्शन देता है ओवर एक्सपेंशन से। प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर एक्सपेंशन। अब चूंकि वाटर रूट से जाइलम के थ्रू लीव्स या सेल्स में आ जाते हैं, तो ओवर एक्सपेंशन से ये सेल वॉल ही बचा देती हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ सेप में ये मदद करता है। ट्रांसपोर्ट अब पढ़ेंगे एसेंट ऑफ सेप। ट्रांसपोर्ट ऑफ सेप जो प्लांट का फूड होता है रूट से लीव्स तक जो जाते हैं, इसके 3 पाथवेज होते हैं और ये सेल वॉल एपोप्लास्ट पाथवे में हेल्प करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, या यहाँ पे लिख ले कैसे। अब कौन से पाथवे में ये सेल वॉल हेल्प करता है, उस पाथवे का नाम है, हम पढ़ेंगे एपोप्लास्ट। आपने पढ़ा हुआ है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट पाथवे में ये हेल्प कर देता है, एपोप्लास्ट पाथवे इसी में हेल्प करता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है अपने स्टूडेंट्स, ये इम्बाइबेशन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। इम्बाइबेशन ऑफ वाटर, इम्बाइबेशन ऑफ वाटर, ये वाटर को जज्ब कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जाइलम के जो सेल वॉल है, हम पढ़ेंगे आगे, ये आपने पढ़ा हुआ है, जाइलम के जो सेल वॉल है वो वाटर को जज्ब कर लेता है और फिर जाइलम के थ्रू फिर इसकी ट्रांसपोर्ट होती है लीव्स की तरफ। ये इम्बाइबेशन ऑफ वाटर में भी हेल्प करता है। तो यहाँ तक कि हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा, अपने नोट का हिस्सा बना लीजिएगा, रिवीजन करते रहे, स्टडी करते रहें। थैंक यू वेरी मच।